नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो के लेटेस्ट एपिसोड में। इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक से एक खास गाड़ियां, सवारियां। एक जो आपको अभी फ्रेम में शायद दिख रही होगी और कुछ एक जिनके बारे में हम अब आपको बताने वाले हैं। टाइम्स ड्राइव शो में आज पहले भारत मोटो जीपी का पूरा लेखा जोखा लेकर चलेंगे आपको BIC। होंडा की एलिवेट को हमने ड्राइव किया, आपको बताएंगे कैसा प्रदर्शन है इस नई SUV का। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं बुलेट बाइक में तो फिर उसके सभी वेरिएंट्स के बारे में जरूर जानना चाहिए, आज आपको बताएंगे। पहली बार इंडिया में मोटो जीपी, और ये सुनकर हो सकता है कि शायद आपका अंदाज़ा हो कि पता नहीं रिएक्शन कैसा होगा। मोटरसाइकिलिंग को लेकर, मोटर स्पोर्ट्स को लेकर यहाँ कल्चर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मोटो जीपी को लेकर जोश है या नहीं, और वही पता करने के लिए हम पहुँचे हुए हैं बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, जहाँ पर बहुत सारी रेसेस हो गई हैं। अब फाइनल रेस अभी चल रही है। यहाँ पर वैसी आवाज़ आपको अभी नहीं आ रही है, लेकिन जोश है या नहीं, कुछ तो आवाज़ आ रही है। लेट्स चेक इट आउट। यहाँ तो बहुत भीड़ अभी नज़र नहीं आ रही है, क्यों? आई थिंक अंदर जाके पता चलेगा। फाइनली ग्रैंड स्टैंड में पहुँच गया। I'm pretty happy about this weekend. Hopefully we can do many more this year. So happy about today's race. You can trust me when I say I gave my 150%. To win is always beautiful, also by 1,000. ये जो आवाज़ है वो खुद जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक शायद समझ में नहीं आएगा कि दरअसल ये आवाज़ कैसी है और कैसे लोगों में एक्साइटमेंट, रोमांच भर रही है। ये लग रहा था शुरू में कि हाँ, यहाँ पर ढेर सारा रॉक शो हो गया, म्यूजिक शो होगा, सेलिब्रिटीज आएंगे, एक्टर्स आएंगे और उससे लोगों में जोश आएगा, लेकिन नहीं। यहाँ पर मोटो 2 में भी जोश देखा, मैंने मोटो 3 में भी देखा, और अब तो मोटो जीपी की रेस चल रही है। मार्क मार्केज के ऊपर जो तालियां यहाँ बज रही हैं, फिनोमिनल। देखकर लग रहा है कि मोटो जीपी इज हियर टू स्टे। ब्रांड न्यू रेस, ब्रांड न्यू कंट्री और ब्रांड न्यू ट्रैक मोटो जीपी राइडर्स के लिए। और प्रैक्टिस सेशन से पहले ये सवाल आ रहा था कि ये ट्रैक कैसा होगा। क्या F1 कार्स के लिए जो ट्रैक बनी थी वो मोटो जी के लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं होगी? ऑर्गेनाइजर्स के हिसाब से तैयारी पूरी थी और होमोलोगेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स थे उस हिसाब से चेंजेस हो चुके थे। और प्रैक्टिस सेशन से साफ हो गया कि ट्रैक आसान नहीं था राइडर्स के लिए, लेकिन इन अ गुड वे। लगभग सभी राइडर्स ने ट्रैक को टेक्निकल और चैलेंजिंग बताया, और सभी ने कहा कि सबसे मजेदार मोटो जीपी ट्रैक्स में से एक है ये BIC। I liked the track since the first practice. Was really funny for me, but overall there are some fast part. There is a fast part that I really like. Sector 3 with the 2 chicanes and the long right corner that is in banking is very funny to ride. So I like it a lot immediately, even if it was very tough. But I think that what I've worked on the most was the braking in every track, in every corner. So I could brake really strong, and I think that this weekend maybe I was a bit stronger in that part. From turn 5 to turn 6, clearly the grip I had on the left was really bad, and I could not do anything. Even arriving to turn 10, I was there, but the grip I had going in and on the brakes was really bad. I could really not stop, and yeah, so we finished in P3, but we clearly know where we are losing a lot of time in this track, and acceleration, top speed, and the grip we have. So we have to work hard to fight with these guys. यहाँ पर आने वाले इंथुजियास्ट ने भी अपने डेसिबल लेवल से राइडर्स का दिल जीत लिया। भले ही सारे स्टैंड्स भरे ना हो, लेकिन लोगों का जोश ऐसा था कि मोटोजीपी बाइक्स के एग्जॉस्ट को टक्कर दे रहा था, और इनका जोश बढ़ाने के लिए बॉलीवुड भी पहुंचा हुआ था।
पहले तो MotoGP बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट है हमारे हिंदुस्तान में। उसके अलावा MotoGP से काफ़ी कुछ सीखना पड़ता है आपको, जैसे कि यू नीड टू वेयर अ हेलमेट, यू नीड टू वेयर सेफ राइडिंग गियर। तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो आज की तारीख में बिना जैकेट्स के बिना हेलमेट्स के चला रहे हैं, दिल्ली में 34 डिग्री है, ट्रैक टेम्परेचर मस्ट बी क्लोज टू 50 डिग्रीज। यहाँ पे हमारे प्रोफेशनल राइडर्स हेलमेट्स और सेफ्टी गियर पहन के चला रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट लेसन फॉर एवरीबडी। और मैं पेरेंट्स को एनकरेज करना चाहूँगा कि बाइकिंग बहुत ही सेफ है ट्रैक पे, तो अपने बच्चों को ट्रैक पे लेके आइए, सिखाइए उनको। वी वॉन्ट एन इंडियन स्टार, कोई जैसे हमारे इंडियन आइडल सिंगर्स है, ऐसे एक इंडियन MotoGP स्टार भी होना चाहिए। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। भारत जीपी पुराने और नए चैंपियंस दोनों के लिए शानदार रहा। जहां स्प्रिंट सेशन में मार्क मार्केज ने पोडियम पोजीशन हासिल की, वहीं मेन रेस में क्वार्तरारो ने भी पोडियम पोजीशन हासिल की। लेकिन असल धमाकेदार राइडिंग रही होरे मार्टिन की, जिन्होंने स्प्रिंट जीता, और उससे भी धुआंधार मार्को बेजिची, जिन्होंने मेन रेस में जो शुरुआत में पकड़ बनाई, आखिर तक वो टिके रहे और जीत कर ही निकले। और इस सब के बाद लोगों का जोश देखने लायक था। और अब जिन्होंने देखा वो भी, और जिन्होंने मिस किया वो भी इंतजार करेंगे 2024 भारत जीपी का। तो इस स्टोरी की शुरुआत में दो मुहावरे मुझे याद आ रहे हैं, जो दरअसल क्वेश्चन के तौर पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। देर आए दुरुस्त आए विद अ क्वेश्चन मार्क, बेटर लेट देन नेवर, अगेन क्वेश्चन मार्क। ये कॉन्टेक्स्ट है होंडा एलिवेट का। उस सेगमेंट में आई है जहां पर लड़ाई क्रेटा ने शुरू की थी, और जो लड़ाई है महायुद्ध में तब्दील हो चुकी है। सभी अपने अपने प्रोडक्ट्स इस सेगमेंट में लेकर अपना हिस्सा ले चुके हैं, सभी मैन्युफैक्चर। और वहाँ पर होंडा, जिस तरह से डीजल में हमने देखा था, वैसे ही कुछ लेट एंट्री हुई है इस सेगमेंट में होंडा के एलिवेट की। लेकिन क्या इस एलिवेट में जो प्रदर्शन है, जो फीचर्स हैं, जो यूटिलिटी वाले जो एलिमेंट्स हैं, और जो ओवरऑल पैकेज है, वो उस देरी को कॉम्पनसेट कर पाएगी? क्या बहुत सारे जो होंडा के लॉयल कस्टमर्स हैं उन्हें ये खुश कर पाएगी? बहुत सारे कस्टमर्स जो इस सेगमेंट में एक गाड़ी ढूंढ रहे हैं, क्या उन्हें ये आकर्षित कर पाएगी? इस वीडियो में हम वही जानने की कोशिश करेंगे। सेगमेंट बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। यहाँ पे बहुत सारे यूएसपीज के साथ आपको आना पड़ेगा अगर आप लेट एंट्री ले रहे हैं, जो होंडा एलिवेट के साथ केस भी है। यहाँ पर ऑब्वियसली एक जो इसकी खूबी है, जो होंडा के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं या एक फ़ैन फॉलोइंग है, वैसे वाले कस्टमर, वो उनकी अलग एक यूएसपी तो है ही। इसके अलावा एलिवेट की एक यूएसपी मुझे ये लग रही है कि आमतौर पर हम होंडा के डिज़ाइंस को थोड़ा सा कन्वेंशनल और कंजर्वेटिव सा देखते हैं, लेकिन इसमें एक बोल्ड सा यहाँ पर लुक नज़र आ रहा है, जो इसको टिपिकल एसयूवी टाइप की फील दे रहा है, बॉक्सी सी फील दे रहा है। और स्पेशली जो ये फ्रंट ग्रिल का हिस्सा है, वो डिज़ाइन आपको काफ़ी इंप्रेसिव और डिस्टिंक्ट सा लगेगा। यानी सड़क के ऊपर जब ये चलेगी तो ये अपना एक अलग लुक ज़रूर, या अपना अलग इंप्रेशन लेकर ज़रूर चलेगी। तो लुक जो है, स्पेशली जो फ्रंट हिस्सा है इसका, वो मुझे लग रहा है कि एक यूएसपी इस कार की ज़रूर होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर होंडा एलिवेट के ड्राइवर सीट पर क्या कुछ माहौल है, फीचर्स क्या दिख रहे हैं, कितने यूजफुल हैं, कितने इजी टू यूज हैं, सब आपको बताते हैं। जैसे इस स्टीयरिंग व्हील की बात करें, यहाँ पर सॉलिड सी फील आपको मिल रही है। टिपिकल होंडा के जो डिज़ाइंस आपको देखने को मिल रहे हैं स्टीयरिंग व्हील में, वही है। यहाँ लेफ्ट साइड में जो ऑडियो कंट्रोल है, वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। फ़ोन को कनेक्ट डिसकनेक्ट करने का जो बटन है, वो कर सकते हैं। राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल का बटन मिल रहा है, और उसके ठीक नीचे आपको दो बटन मिल रहे हैं, जो याद दिला रहा है कि एलिवेट में भी ADAS के फंक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये कहानी है इस स्टीयरिंग व्हील के सामने, और इसके पीछे पैडल शिफ्टर्स आपको मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो वर्जन है वो CVT वाला वर्जन है। अब बढ़ते हैं इस स्क्रीन के ऊपर। ये है लगभग 10.25 इंच का स्क्रीन, साफ सुथरा, स्मार्ट सा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं है, लेकिन देखने में काफ़ी शार्प और क्लीन मुझे लग रहा है। वहीं मैंने बीच में जब दबाया तो ये एक और विंडो खुल जाता है, जिसमें फिलहाल एप्पल कारप्ले में जो म्यूजिक चल रहा है वो डिस्प्ले आ रहा है। यहाँ आपको कंपास देखने को मिलेगा, लेकिन इससे जब मैं स्लाइड कर रहा हूँ
तो जो और ऐप आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं जो हमेशा इस डिस्प्ले में देखने को मिले, तो यहाँ पर क्लॉक हो, कैलेंडर हो, कंपास हो, पिक्चर हो, पीछे या लेफ्ट साइड का जो कैमरा है उसका आउटपुट लेना हो, या फिर होंडा का लोगो, यहाँ पर जो भी आपको चाहिए आप यहाँ सेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक जो मोस्टली यूज या मोस्ट यूज ऐप्स होते हैं, सेटिंग्स होते हैं, डिवाइस से यूएसबी कनेक्टेड डिस्प्ले, साउंड एक्सेट्रा, ये सब आपको नीचे देखने को मिल रहे हैं। तो शार्प भी है, रिस्पॉन्सिव भी है, इंट्यूटिव भी है, और मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से भी एक एक्स्ट्रा टच ज़रूर यहाँ मिल रहा है जब आपको अलग से फिजिकल बटन भी मिल रहा है। अब इसके ठीक नीचे एक रेक्टेंगुलर दो आपको AC वेंट शेप मिल रहा है। बहुत ज़्यादा मैं स्टाइलिश नहीं कहूँगा, लेकिन इसके ठीक नीचे थोड़े से ब्रश मेटालिक इंसर्ट्स के साथ बीच में आपको क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स और यहाँ फिजिकल बटन्स वो देखने को मिल रहा है। नाइस, स्मार्ट। इसके ठीक नीचे वायरलेस चार्जिंग की सुविधा है। पावर आउटलेट यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का मिल रहा है। 2 टाइप A आपको USB के पॉइंट्स मिल रहे हैं, और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि यहाँ बटन वायरलेस चार्जिंग का, यानी वायरलेस चार्जिंग जो है वो इंगेज है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब स्पेस की बात करूँ, मुझे स्पेशियस ये लग रही है, और मेरे लंबे ड्राइव के लिए भी आई थिंक नी में कोई दिक्कत, मुझे रिस्ट्रिक्शन नहीं लग रहा है, सो दैट इज़ ओके। जो कुशनिंग है वो मुझे सॉलिड लग रही है। थाई सपोर्ट मुझे स्पेशली अच्छा सा लग रहा है। कंपनी वैसे दावा भी कर रही है कि ये एक ऐसी कार है जो लंबी ड्राइव के ऊपर बहुत कंफर्टेबल आपको लगेगी, जिसके लिए उन्होंने जो लोअर बैक सपोर्ट के लिए जो कुशनिंग है वो बेहतर की है, न सिर्फ आगे बल्कि पिछली सीट पर भी। जिस सेगमेंट में एलिवेट आ रही है वहाँ पर जो कस्टमर्स की दीवानगी है, उस लिस्ट में सबसे टॉप पे जो चलने वाला फीचर है कौन सा है? सनरूफ। इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है सनरूफ जो है एलिवेट में। आप देख सकते हैं जो साइज़ है, हो सकता है कि कुछ एक कस्टमर्स थोड़े से निराश हों, क्योंकि इस सेगमेंट में सनरूफ के साइज़ की जो लड़ाई है, वैसे इंफोटेनमेंट स्क्रीन के साइज़ की लड़ाई अब थोड़ी सी सेटल होती नजर आ रही है, सनरूफ में लड़ाई अभी चल रही है। पैनोरामिक सनरूफ का इतना चलन है, हालांकि कंपनी का कहना है कि ये साइज़ उन्होंने गाड़ी के सेफ्टी, डायनामिक्स, बॉडी रिजिडिटी, इन सब को देखते हुए और कस्टमर्स की डिमांड को देखते हुए इसी साइज़ को चुना है। सो लेट्स सी कस्टमर्स का जो रिएक्शन है वो क्या होता है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं पूरी की पूरी छत सनरूफ से भरी हुई आजकल नजर आती है। आप चलते हैं सेकंड रो में, वहां पर कहानी क्या है, लेट्स सी। तो क्रांति समर रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकंड रो ऑफ होंडा एलिवेट। अगर मैं 2 पैसेंजर्स की बात करूं, बहुत ही शाही अंदाज में, काफी स्पेशियस और काफी कंफर्टेबल तरीके से वो जाते हुए नजर आ रहा है। हेडरूम भी आपको इसमें काफी मिलेगा, जैसा इस कार में आप मेरी हाइट के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। यहाँ पर पॉकेट्स हैं, फ़ोन रखने के लिए भी आपके पास एक्स्ट्रा पॉकेट यहाँ दिया गया है। AC वेंट है, सिमिलरली इस साइड भी आपको मिल रहा है। बॉटल रखने के लिए एक जगह है। यहाँ पे भी लेदर टाइप के इंसर्ट्स जो हैं वो आपको जो डोर पैनल है उसमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल प्रीमियम साफ सुथरी फील है, लेकिन जो USP है जो शायद इस कार की भी होगी, मुझे लगता है सेकंड रो स्पेस। Really impressed with this. और एलिवेट में स्पेस की बात अगर मैं करूं तो सेकंड रो ने इम्प्रेस किया ही। लगेज स्पेस वो भी आपको इम्प्रेसिव सा लगेगा। अच्छी जगह है, 458 लीटर्स की इसमें आपको देखने को मिलेगी। पहली चीज़ जो इसमें बैठते ही मुझे महसूस हो रही है, जो अलग सी फील आती है, जो बोनेट का जो स्कल्प्टेड सा डिज़ाइन है वो यहाँ से जब आप देखते हैं तो आपको एक बहुत ही रोबस्ट सी, एक आई वुड से मस्कुलर सी गाड़ी का एक इमेज आपके दिमाग में बनता है। सो आई लाइक इट। ऊंचे भी बैठे हैं आप, और प्लस ये जो बोनेट का जो डिज़ाइन है वो भी आपको फील दे रहा है। दूसरी चीज़ जो इंटरेस्टिंग है वो ये कि जब हमें पता है कि सिटी के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये तैयार गाड़ी है, तो आप समझ सकते हैं इसे चलाने के बाद कि एक ही प्लेटफॉर्म को शेयर करने के बावजूद गाड़ियाँ कितनी अलग अलग हो सकती हैं, महसूस कर सकती हैं, साउंड कर सकती हैं। जैसे कि इसी को अगर मैं कहूँ चलाते वक्त तो बिल्कुल अंदाज़ा शायद ही किसी को हो कि हाँ उससे कोई इसका रिश्ता है, लेकिन काफ़ी रोबस्ट सी फील होती है। सस्पेंशन जो है जिस तरीके इसमें लगाया गया है, जो बदलाव किए गए हैं, वो मुझे काफ़ी रीअश्योरिंग सा लगता है। जैसे छोटे अंडुलेशन से, जैसे कि ये है, हल्के छोटे से गड्ढे, सड़कें जहाँ हल्की फुल्की टूटी हुई हैं। अभी बारिश उदयपुर में काफ़ी हुई है और
यहाँ पे जो सड़कें हैं वहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कार जो है वो फ्रिजाइल है या डेलिकेट है, नहीं, काफ़ी रोबस्ट तरीके से ये उन गड्ढों से निकलती है और सस्पेंशन आपको काफ़ी रीअश्योरिंग लगता है। और सिमिलरली जो बड़े जो स्पीड ब्रेकर्स हैं वहाँ पर भी आपको वैसी सी ही फील आएगी, जो आवाज़ है वो आपको लगेगा कि हाँ एक ठोस गाड़ी आप उस स्पीड ब्रेकर से निकाल रहे हैं। सो आई लाइक द वे दिस ड्राइव, सो स्पेशली जो सस्पेंशन का सेटअप है वो मुझे काफ़ी रिएश्योरिंग लग रहा है। हैंडलिंग की बात करें तो जिस तरह के अभी सड़कों पे हम चला रहे हैं काफ़ी उसमें टर्न्स हैं और वहाँ ऑब्वियसली आपको बॉडी रोल महसूस होगा। जो गड्ढे होंगे बड़े तो फिर आप साइडवेज मूवमेंट भी महसूस करेंगे, लेकिन ओवरऑल मुझे काफ़ी काम और कंपोज ही गाड़ी लग रही है। स्ट्रेट जो लाइन है वहाँ पर ज़्यादा रिफाइन, ज़्यादा कंपोज आपको मिलेगी और कंफर्ट वाले जोन में ऑब्वियसली कंफर्ट वाली जो सेटिंग है वो आपको ज़्यादा इसमें महसूस होगी। यानी लंबी दूरी पर जैसा कि कंपनी कह रही है कि हाँ काफ़ी आरामदेह ये होगी, जैसा कि दावा कर रही हो, उस मोड में आप समझ सकते हैं कि इसको कंफर्ट वाले जोन में ज़्यादा रखा गया है। इंजन की बात करें तो वहाँ पर जो फ़िलहाल हम CVT वाला वर्जन चला रहे हैं और मुझे इसमें कोई शिकायत नज़र नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लोसिव नहीं कहूँगा, ताबड़तोड़ नहीं कहूँगा, लेकिन जैसे जैसे मैं एक्सीलरेट कर रहा हूँ ये अच्छे से पुल कर रही है। बहुत ज़्यादा आपको ग्रंटी शायद ना लगे, बट आपको फील होगा कि हाँ ये स्ट्रगल नहीं कर रही है, बहुत ही आराम से कंपोज तरीके से ये आपको पावर डिलीवर कर रही है। अब ओवरऑल ड्राइविंग की बात करें तो मुझे मज़ेदार ये गाड़ी लग रही है। जो मैं सोच रहा था कि होंडा के ड्राइविंग वाले रिफाइनमेंट आपको महसूस होगी, रोबस्ट फील होगी या नहीं, वो हो रही है। आपको रीअश्योरिंग लगेगा कि नहीं जब मुश्किल रास्तों के ऊपर आप लेके जाएं, वो लग रहा है। अगर मैं कैटेगराइज करूं तो ओवरऑल कंफर्ट वाले मोड में ये गाड़ी आपको ज़्यादा महसूस होगी, बट एट द सेम टाइम आप हाईवे के ऊपर भी आप इसे लेके जाएं तो मुझे लग रहा है कि कंफर्टेबल ये गाड़ी रहेगी। हाईवे से उतर भी जाएं तो मुश्किल रास्तों के ऊपर भी ये कंपोज और कॉन्फिडेंट लगेगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी के टाइम्स ड्राइव के एक और वीडियो में, जहां पर मैं आपसे बात करने वाला हूं रॉयल एनफील्ड की 2023 बुलेट 350 के कलर ऑप्शंस के बारे में। थोड़ी बहुत चेंजेस मोटे मोटे इन टर्म्स ऑफ वेरिएंट्स क्या देखने को मिलते हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको इसकी असेंबली लाइन जो है इसका भी थोड़ा बहुत टूर यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो पहले शुरुआत करते हैं इसके वेरिएंट से। तो यहाँ पे जो है ये दो रेड और ये ब्लैक देख रहे हैं, ये इसके बेस वेरिएंट हैं एंड इनमें जो है बैजिंग का थोड़ा फ़र्क देखने को मिलेगा मुकाबले जो और वेरिएंट हैं उनके मुकाबले। बैजिंग कुछ इस तरह से इनमें दी गई है यहाँ पे और यहाँ पे भी, एंड ऑल्सो इसमें जो है आपको रियर में डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा, जबकि जो और वेरिएंट हैं मिड या टॉप उनमें डिस्क ब्रेक दिया गया है। डुअल चैनल ABS का भी ऑप्शन देखने को मिलता है एंड इसके अलावा ये चीज़ें आपको इन बेस वेरिएंट पे देखने को मिल रही हैं। प्राइस जो रॉयल एनफील्ड ने बेस वेरिएंट लगा रखा है इस बुलेट 350 के वो है 1,73,000 एक्स शोरूम इनका प्राइस रखा गया है। साइड से थोड़ा आपको दिखाता हूँ तो जिस तरह से यहाँ पे ये दोनों कलर इसके बेस वेरिएंट के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके जो मिड वेरिएंट हैं, ये जो मरून वाला है और वो ब्लैक वाला है, ये दोनों इसके मिड वेरिएंट हैं। इनका प्राइस जो रखा गया है वो है 1,97,000 एक्स शोरूम इनका प्राइस रखा गया है। इनमें जो एडिशन हुआ है कंपेयर टू बेस वेरिएंट्स, तो आपको रियर में इसमें डिस्क ब्रेक मिल जाता है। जो बैजिंग है वो थोड़ी प्रीमियम रेट्रो फील वाली इसमें यहाँ देखने को मिल जाती है। ऊपर नीचे रॉयल एनफील्ड और बुलेट 350 की जो बैजिंग दी गई है, कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा देखने को मिल रहा है अलग आपको। यहाँ पे ये गोल्डन स्ट्राइप्स उनके टैंक पे दी गई हैं, साइड में भी आपको ये स्ट्राइप्स देखने को इसमें मिल जाएंगी। एंड इसके अलावा जो बाकी सब चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को जिस तरह से इसमें दिया गया है, ये इसका डिजिटल नेगेटिव डिस्प्ले है, एनालॉग इसका स्पीडोमीटर दिया गया है। रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 की बैजिंग यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाती है एंड फ्रंट में सेम वही है, कोई चेंज यहाँ पर देखने को
नहीं मिलता है, फेस भी सब कुछ वैसा ही, कोई डिफरेंस नहीं है। एलईडी हेडलैम्प्स नहीं दिए गए हैं एंड ये पायलट हेडलैम्प्स यहाँ पर आपको ऊपर इसमें देखने को मिल जाते हैं जो हम बुलेट में देखते आए थे। अब ये तो बात हो गई इनके बेस, जो कि ये दोनों हैं और ये दोनों इसके मिड वेरिएंट है। ये जो बीच में खड़ा है ये एक नया कलर रॉयल एनफील्ड लेकर आई है इस बुलेट में। इसको रॉयल एनफील्ड कह रही है ब्लैक गोल्ड एंड इसमें जो है बैजिंग आपको वो सेम मिड वाली देखने को मिलेगी, लेकिन जो कलर कॉम्बिनेशन है यहाँ पे देखिए, आप रेड देख रहे हैं, इसमें जो है यहाँ पे ये ब्लैक दिया गया है, जहाँ पे रॉयल एनफील्ड लिखा है, जहाँ पे ये बुलेट सेफ्टी लिखा है, इसको ब्लैक में दिया गया है, वहाँ पे रेड में देखने को मिल रहा है। ऑल्सो इसमें जो है इंजन केसिंग जो है आप देखेंगे सिल्वर है, एल्यूमिनियम फिनिश है, यहाँ पे जो है पूरा ब्लैक आउट इंजन केसिंग दिया गया है एंड जो इसका एग्जॉस्ट है वो भी पूरा ब्लैक आउट यहाँ पर आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। जबकि इसमें जो है ये क्रोम फिनिश में इसका एग्जॉस्ट टेल दिया गया है, जो कि इसका मिड वेरिएंट है और जो कि इसका बेस वेरिएंट है। इनमें क्रोम फिनिश में दिया गया है, लेकिन जो टॉप वेरिएंट है ये वाला, इसमें आपको ये ब्लैक आउट फिनिश इसमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो असेंबली लाइन आप देख रहे हैं, कुछ नई तरीके का लॉन्च यहाँ पर रॉयल एनफील्ड ने अपनी इस नई बुलेट का करा है एंड यहीं पर इसकी असेंबली लाइन चल रही है। यहीं से बुलेट निकल रही है असेंबली लाइन से, वहाँ पे उनकी डायनो टेस्टिंग हो रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे इसकी सीट फिट हो रही है, यहाँ पे सीट फिट नहीं है। जितना और पीछे जाऊँगा उतना ही इसके पार्ट पुर्जे थोड़े कम होते जाएंगे। जितनी आगे बढ़ती है उतने पार्ट पुर्जे ऐड इसमें होते जाते हैं। हेडलैम्प यहाँ पे इसका फिक्स करा जा रहा है एंड यहाँ पे देखेंगे इसका टैंक यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन इसका टैंक यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इसका फ्रेम आप इसके इस तरह से फ्रेम यहाँ पे इसका देखने मिलता है। जे सीरीज़ का ही नया इंजन है, आई थिंक इसको देख के आप समझ जाएंगे ये इसका टॉप वेरिएंट है, क्योंकि इसमें जो है ब्लैक्ड आउट इंजन केसिंग दी गई है। तो ये थोड़ा बहुत मैंने आपको इसकी असेंबली लाइन दिखाने की कोशिश करी है इस वीडियो में, और इसके जो कलर ऑप्शन हैं, वेरिएंट ऑप्शन हैं, वो आपको दिखाए हैं। तो इसी तरह सिलसिला हमारा जारी रहेगा। नई नई गाड़ियों और सवारियों को लेकर हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। तो अगले एपिसोड तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफली, राइड सेफली एंड सी यू सून।